हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द पीएनटी कोचिंग क्लासेस लर्न इजीली एंड स्मार्टली। तो आज हम पढ़ने वाले हैं परीक्षा अध्ययन क्लास 10 हिंदी का बोर्ड परीक्षा प्रश्न पत्र 2022 का क्वेश्चन पेपर का 1 नंबर वाले क्वेश्चन आंसर। तो चलिए करते हैं स्टार्ट। तो सबसे पहले प्रश्न में बोला गया है सही विकल्प चुन करके लिखना है, यानी कि सही विकल्प यानी कि जो सही ऑप्शन आपको लगता है उसको चुन करके आपको यहाँ पे लिखना है। तो इसके सबसे पहले अ क्वेश्चन में बोला गया है सूरसागर के रचनाकार हैं। तो जो ये सूरसागर है ये एक्चुअली एक रचना है। मानिए कि ऐसे एक बुक है, तो इस बुक को, इस सूरसागर रचना को लिखने वाले रचनाकार यानी कि जिन्होंने इसको लिखे हैं वो कौन है। तो सूरसागर जो रचना है ये किसकी है, तो ये रचना है सूरदास जी की, इसलिए थर्ड हो जाएगा इसका सही आंसर। ब क्वेश्चन में बोला गया है प्रवंचना शब्द का शाब्दिक अर्थ है, यानी कि जो ये वर्ड है, जो शब्द है प्रवंचना, इस शब्द का अर्थ क्या है। तो इसका अर्थ होता है धोखा देना, ठीक है, धोखेबाजी। तो धोखा हो जाएगा इसका सही आंसर। स क्वेश्चन में बोला गया है करुण रस का स्थायी भाव क्या है। तो करुण रस एक रस का प्रकार है। तो करुण रस में जो स्थायी भाव है, यानी कि करुण रस वाली जो रचना है, जो कविता है, अगर हम पढ़ते हैं तो उसको पढ़ने के बाद हमारे हृदय में, हमारे दिल में कौन सा भाव, कौन सी फीलिंग पैदा होती है, उसको हम बोलते हैं स्थायी भाव। तो करुण रस का स्थायी भाव होता है शोक, इसलिए थर्ड हो जाएगा इसका सही आंसर। द क्वेश्चन में बोला गया है शहर के मुख्य चौराहे पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा लगवा दी गई। देखिए एक शहर था, उस शहर का जो मुख्य चौराहा होता है, तो देखिए चौराहा यानी क्या होता है, जहाँ पे 4 रास्ते मिलते हैं तो उस सेंटर वाले पार्ट को बोलते हैं चौराहा। तो शहर के मुख्य चौराहे पर जो नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी थे उनकी प्रतिमा यानी कि मूर्ति लगवा दी गई थी। किसके द्वारा, तो सेकेंड हो जाएगा इसका आंसर प्रशासनिक अधिकारी द्वारा। प्रशासनिक यानी क्या होता है, प्रशासन के द्वारा, सरकार के द्वारा, उनके जो एक अधिकारी थे, जो ऑफिसर थे, उनके द्वारा ये नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी की प्रतिमा यानी कि मूर्ति लगवा दी गई थी। तो इसलिए आंसर हो जाएगा प्रशासनिक अधिकारी द्वारा। इसके बाद इसके ई यानी कि 5वें क्वेश्चन में बोला गया है दशानन में समास है। ये जो शब्द है दशानन, इसमें कौन सा समास है। तो इसका आंसर हो जाएगा 4th वाला बहुब्रीहि। क्यों, देखिए दशानन यानी क्या है, दश आनन, दश यानी कि 10 10, आनन यानी कि मुख, मुंह। तो 10 मुंह किसके होते हैं, तो जनरली एक ही है ऐसा शख्स जिसको हम बोलते हैं रावण। तो रावण के 10 मुख होते हैं। तो अगर ऐसा कोई शब्द जिसके पीछे कोई इंसान या कोई विशेष खास इंसान या कोई भगवान होता है तो वहां पे हमेशा बहुब्रीहि समास होता है। जैसे कि त्रिलोचन, 3 आंखें, किसकी होती है, तो शिव जी की होती है। तो ऐसे ही दशानन ये किसका होता है, रावण का होता है। इसलिए दशानन में जो समास होगा वो होगा बहुब्रीहि। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 6th क्वेश्चन में बोला गया है भोलानाथ का असल नाम क्या था। यानी कि जो एक कैरेक्टर है भोलानाथ, उनका असल यानी कि असली नाम क्या था। तो उनका असली नाम था तारकेश्वर नाथ, इसलिए पहला आंसर हो जाएगा इसका सही, तारकेश्वर नाथ। ओके स्टूडेंट्स, क्लियर है। चलिए देखते हैं सेकेंड क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन में बोला गया है सही जोड़ी मिलाकर लिखी, यानी कि आपको मैच द कॉलम करना है, ठीक है। तो इसमें पहला है संस्कृति, तो इसका जो सही मैच द कॉलम होगा वो होगा भदंत आनंद कौशल्यायन। क्यों, क्योंकि चैप्टर है आपके सिलेबस में संस्कृति, उसके जो राइटर है वो हैं भदंत आनंद कौशल्यायन जी, ठीक है। सेकेंड है कन्यादान, तो ये भी अगेन आपके सिलेबस में एक चैप्टर है, तो उसके जो राइटर थे वो हैं ऋतुराज जी। तो इसलिए कन्यादान को मैच करेंगे ऋतुराज से। ऐसे ही एक और चैप्टर आपके सिलेबस में मैं क्यों लिखता हूं, तो इसके जो राइटर है वो है अज्ञेय जी, ठीक है। तो इसलिए अज्ञेय से इसको मैच कर देंगे। 4th में बोला गया है अधिक बोलने वाला, जो अधिक बोलता है उसको क्या बोलते हैं हम, इसको हम बोलते हैं वाचाल। तो इसको मैच करेंगे वाचाल से। उसके बाद प्रत्येक चरण में यानी कि हर चरण में 16 मात्राएं होती है। तो 16 मात्राएं कौन से छंद में होती है, तो वो होती है चौपाई छंद में, इसलिए इसको मैच करेंगे चौपाई छंद से। उसके बाद नाच न जाने आंगन टेढ़ा, ठीक है, नाच न जाने आंगन टेढ़ा, ये क्या है, बेसिकली ये एक लोकोक्ति है। तो देखिए लोकोक्ति क्या होता है, एक पर्टिकुलर लोक में यानी कि एरिया में जो उक्ति, जो बोली गई चीज है उसको हम बोलते हैं लोकोक्ति। तो नाच न जाने आंगन टेढ़ा यानी कि लोकोक्ति है ये। तो इसका अर्थ होता है कि आता जाता कुछ नहीं, फिर भी ज्यादा ही सामने उछल के आना, ठीक है। तो नाच न जाने आंगन टेढ़ा क्या है, ये है एक लोकोक्ति। प्रश्न 3 में चलिए देखते हैं। तो प्रश्न 3 में बोला गया है सत्य और असत्य, यानी कि सही और गलत आपको यहाँ पे लिखना है। इसके अ में बोला गया है सूरदास वल्लभाचार्य जी के शिष्य थे, तो ये सत्य है, क्योंकि जो सूरदास जी थे वो एक्चुअली
वल्लभाचार्य जी के ही स्टूडेंट थे, शिष्य थे। तो ये हो गया सत्य। दूसरे में बोला गया है मूरत मधुर मनोहर देखी, पंक्ति में यमक अलंकार है, तो ये हो जाएगा असत्य। क्यों? क्योंकि यमक अलंकार में कोई भी एक शब्द 2 बार रिपीट होता है और यहाँ पे कोई भी शब्द 2 बार रिपीट नहीं हुआ है। और दूसरी बात, यहाँ पे म बार बार रिपीट हुआ है, तो एक ही जब वर्ण अक्षर रिपीट होता है तो उस केस में अनुप्रास अलंकार होता है, तो इसलिए हो जाएगा असत्य। तीसरे क्वेश्चन में बोला गया है भगवान शाक्य मुनि अपना धर्मोपदेश प्राकृत भाषा में देते थे, तो ये हो जाएगा सत्य। क्यों? चलिए समझते हैं इसको पहले कि ये शाक्य मुनि भगवान कौन थे। तो बेसिकली स्टूडेंट्स, बौद्ध परंपरा के अनुसार जो शाक्य मुनि थे, ठीक है, शाक्य मुनि यानी कि शाक्य एक वंश का नाम है, उसके जो मुनि थे, जो ऋषि थे, जो कि बौद्ध धर्म के संस्थापक थे, जिन्होंने इस धर्म को बनाया था, जो कि सिद्धार्थ गौतम जी थे, तो उनको बोला गया है भगवान शाक्य मुनि। तो उन्होंने अपना जो धर्मोपदेश यानी कि धर्म का जो उपदेश दिए हैं, जो ज्ञान दिए हैं, वो प्राकृत भाषा में देते थे। प्राकृत भाषा क्या होती है? एक ऐसी भाषा जो कि संस्कृत भाषा से निकली हुई है, यानी कि विकसित हुई है, डेवलप हुई है, बनी हुई है, जो कि आम लोगों के लिए सरल और सहज है। सरल यानी कि ईजी लगती है लोगों को समझने में, और सहज यानी कि समझना बहुत ही आसान होता है। तो ऐसी भाषा में भगवान शाक्य मुनि जो हैं वो हमेशा अपना धर्म का उपदेश देते थे, तो ये सत्य है, इसलिए हो जाएगा सत्य। फोर्थ में बोला गया है न्याय के अनुसार आचरण करना न्यायशीलता है, तो ये भी हो जाएगा सत्य। क्यों? देखिए, न्याय यानी कि जस्टिस, तो न्याय के अनुसार अगर जो सही न्याय ले रहे हो उसके हिसाब से जो आप अपना आचरण कर रहे हो, जो बिहेवियर कर रहे हो, उसको बोलते हैं न्यायशीलता। न्याय यानी कि न्याय के आधार पे, शील यानी कि आपका बिहेवियर, तो न्याय के आधार पे जो आप अपना बिहेवियर कर रहे हो उसको बोलते हैं न्यायशीलता, तो सही है। फिफ्थ में बोला गया है मृदंग एक तरह का वाद्य यंत्र है, तो ये भी हो जाएगा सत्य। क्यों? जो मृदंग है वो बेसिकली एक डिवाइस है, एक वाद्य यंत्र जिसको हम बजाते हैं, तो ये सही बात है। तो मृदंग जो है वो एक वाद्य यंत्र है, बजाने वाला यंत्र है। सिक्स्थ क्वेश्चन में बोला गया है एलिजाबेथ द्वितीय जापान की रानी थी, ये हो जाएगा असत्य यानी कि रॉन्ग। क्यों? क्योंकि जो एलिजाबेथ 2 थी वो रानी थी यूनाइटेड किंगडम की, ठीक है, तो वो जापान की रानी नहीं थी, यूनाइटेड किंगडम यानी कि यूके की रानी थी, तो इसलिए ये हो जाएगा असत्य। ओके स्टूडेंट्स, क्लियर है? चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन में बोला गया है रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए, यानी कि आपको यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स दिए हैं, इसको आपको भरना है। तो इसके पहले क्वेश्चन में बोला गया है दुख है न चांद खिला ब्लैंक रात आने पर, तो इसका आंसर होगा शरद। देखिए, शरद ऋतु में चांद का बहुत महत्व होता है, लेकिन जब शरद की जो एक रात थी, उस रात के आने पर जब चांद नहीं खिलता है तो बहुत ही दुख है, यानी उसी का अफसोस है, ठीक है, इसलिए आ जाएगा शरद इस ब्लैंक में। दूसरे क्वेश्चन में बोला गया है जो लेखक हैं स्वयं प्रकाश जी, इनका जन्म ब्लैंक में हुआ था, तो देखिए जो लेखक है स्वयं प्रकाश जी, इनका जन्म इंदौर में हुआ था, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा इंदौर। ओके। थर्ड क्वेश्चन में बोला गया है फादर कामिल बुल्के की जन्मभूमि ब्लैंक थी, तो ये आ जाएगा आंसर इसमें बेल्जियम, ठीक है। तो फादर कामिल बुल्के एक इंसान है, उनके बारे में चलिए मैं आपको कुछ फैक्ट्स बताता हूँ कि जो फादर कामिल बुल्के जी थे वो बेल्जियम यानी कि दूसरे देश से थे, तो बेल्जियम से वो भारत आए थे, एक मिशनरी थे, बेसिकली उनका एक मिशन था। तो भारत आकर के मरने तक के वो हमेशा हिंदी के भक्त बने रहे, और हिंदी के अलावा तुलसीदास जी और वाल्मीकि के वो भक्त बने रहे, और वे ये मानते थे, एक बहुत ही अच्छी उन्होंने बात कही थी कि संस्कृत जो है वो महारानी है, संस्कृत जो है वो महारानी है, और हिंदी जो है वो बहुरानी है, और अंग्रेजी जो है वो नौकरानी है। ये उनकी सबसे फेमस कोट्स थे कि संस्कृत महारानी, हिंदू बहुरानी और अंग्रेजी नौकरानी। तो ये थे फादर कामिल बुल्के जी। तो ये आए कहाँ से थे? तो ये आए थे बेल्जियम से। फोर्थ क्वेश्चन में बोला गया है लेखिका मन्नू भंडारी जी का जन्म ब्लैंक गांव में हुआ था। तो देखिए जो लेखिका है, जो राइटर थी मन्नू भंडारी, उनका जन्म कहाँ यानी कि कौन से गांव में हुआ था? तो उनका जन्म हुआ था भानपुरा गांव में, ये आपको याद करना होगा। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16 छतों वाला घर रचना ब्लैंक की है। तो देखिए जो 16 छतों वाला घर ये एक रचना है, ठीक है। तो इस रचना को लिखने वाले कौन थे? तो वो थे कमलेश्वर जी, यानी कि कमलेश्वर जी की ही रचना थी 16 छतों वाला घर। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है समास ब्लैंक प्रकार के होते हैं।
तो देखिए जो समास होते हैं वो शह यानी कि 6 टाइप के होते हैं। तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास, द्विगु समास, कर्मधारय समास, बहुब्रीहि समास और अव्ययी भाव समास। तो ये 6 समास होते हैं। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोठा छंद में ब्लैंक चरण होते हैं। तो देखिए जो सोठा छंद होते हैं उसमें कुल कितने चरण होते हैं? तो उसमें कुल 4 चरण होते हैं। ठीक है, जैसे कोई कविता होती है उसमें एक लाइन होती है, देन कॉमा, देन एक लाइन, देन उसके बाद अगेन और एक लाइन, देन कॉमा, देन एक और लाइन। तो ये 1 चरण, ये 2 चरण, ये 3 चरण और ये 4 चरण। तो ऐसे ही सोठा छंद में कुल 4 चरण होते हैं। ओके स्टूडेंट्स, क्लियर है? चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो प्रश्न 5 में बोला गया है एक वाक्य या फिर एक शब्द में उत्तर लिखना है। ठीक है, एक सेंटेंस या फिर एक शब्द में उत्तर देना है यहाँ पे। तो इसके पहले क्वेश्चन में बोला गया है भगवान शंकर जी का धनुष किसने तोड़ा था? तो भगवान शंकर जी का धनुष राम भगवान ने तोड़ा था, ये आंसर लिखा हुआ है। सीता जी का स्वयंवर हो रहा था तो उस समय राम जी ने शंकर जी का धनुष तोड़ा था, तब जाकर के राम भगवान और सीता माता का विवाह हुआ था। ठीक है, तो आंसर होगा राम जी ने भगवान शंकर का धनुष तोड़ा था। ब क्वेश्चन में बोला गया है कवि के अनुसार किस ऋतु की आभा अट नहीं रही है? तो जो कवि है उनके अनुसार, उनके हिसाब से कौन सी ऐसी ऋतु है, कौन सा ऐसा मौसम है जिसकी आभा यानी कि जो सुंदरता है वो अट नहीं रही है, यानी कि समा नहीं रही है, यानी कि एक जगह छुप नहीं रही है, बल्कि सब जगह उभर उभर कर हमको सबको सामने दिखाई दे रही है। तो कौन सी ऋतु में सबसे ज्यादा सुंदरता होती है बेसिकली? तो वो है वसंत ऋतु। तो आंसर होगा कवि के अनुसार वसंत ऋतु की जो आभा है, जो सुंदरता है वो अट नहीं रही है, यानी कि समा नहीं रही है और सब जगह बिखेरी जा रही है। तीसरा है उपमा अलंकार के कितने अंग होते हैं? तो उपमा अलंकार के बेसिकली 4 अंग होते हैं, 4 पार्ट्स होते हैं। एक होता है उपमेय, दूसरा उपमान, तीसरा वाचक शब्द और चौथा साधारण धर्म। उपमेय में क्या होता है? जिसकी हम तुलना करते हैं, ठीक है, उसको बोलते हैं उपमेय। और जिससे तुलना यानी कि कंपेरिजन किया जाता है उसको बोलते हैं उपमान। वाचक शब्द यानी कि जिन शब्दों के जरिए हम समानता दिखाते हैं, जैसे कि जैसे, से, समान, ये जो शब्द है उसको बोलते हैं वाचक शब्द। और चौथा साधारण धर्म यानी कि किस क्वालिटी में दोनों सेम है, उनका धर्म क्या है, गुणधर्म क्या है, क्वालिटी क्या है। तो ये 4 अंग होते हैं उपमा अलंकार के। ओके, क्लियर है? 4th क्वेश्चन में बोला गया है खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी में कौन सा रस है? तो नाम से क्लियर है, यहाँ पे वीर रस है, क्योंकि जो झांसी वाली रानी थी वो एक वीर बहादुर रानी थी जो कि एकदम मर्दानी यानी कि मर्दों के जैसे लड़ी थी। तो इसलिए इसमें पढ़ने पर हमको वीर रस का आभास होता है, तो वीर रस हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है जो शब्द सबसे कम समझ में आते हैं और जिनका उपयोग होता है सबसे अधिक, उन्हें क्या कहते हैं? तो देखिए स्टूडेंट्स, ऐसे शब्द जो बहुत ही कम समझ में आते हैं, समझना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन फिर भी उनका जो उपयोग है, जो यूज है वो सबसे ज़्यादा, सबसे अधिक होता है, उनको क्या बोलते हैं हम? उनको बोलते हैं सभ्यता और संस्कृति। ये वो शब्द है, हालांकि आपके चैप्टर में आया है, संस्कृति वाले चैप्टर में, कि सभ्यता और संस्कृति ऐसे शब्द हैं जो सबसे कम समझ में आते हैं पर उपयोग सबसे ज़्यादा होते हैं। ओके स्टूडेंट्स, क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है जापान के हिरोशिमा में कौन सा बम गिराया गया था? तो वहाँ पे परमाणु बम गिराया गया था। ये आपको पता भी होगा, बहुत फेमस स्टोरी है कि जापान के हिरोशिमा एक शहर का नाम है, वहाँ पे परमाणु बम को गिरा करके चेक किया गया था। ओके, देन नेक्स्ट क्वेश्चन है अब चला जाए किस प्रकार का वाच्य है? तो अगर आपने मेरी पिछले सेट वाली वीडियो को देखी हो तो हमने वहाँ पे सिखाए थे आपको कि जो भाववाच्य होते हैं उसमें हमेशा रिस्पेक्ट के साथ बात की जाती है, और कभी भी लास्ट वर्ड के ठीक पहले वाले में उसमें आखिरी में आ की मात्रा आती है। देखिए जैसे कि चला जाए, चला में आखिरी में आ की मात्रा, और रिस्पेक्ट के साथ बात कर रहे हैं, फील के साथ करते हैं, तो इसलिए यहाँ पे भाववाच्य होता है। ओके स्टूडेंट्स, क्लियर है? आई होप स्टूडेंट्स आपको क्लियर हो गया होगा। अगर आपको हमारी वीडियो से कुछ भी सीखने मिला या नॉलेज मिला तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो पसंद आई तो इसको लाइक एंड शेयर जरूर करें, जिससे कि बाकी स्टूडेंट्स को भी इसकी हेल्प हो सके। तो आज की वीडियो को यहीं रोकते हैं। थैंक यू।